हेलो फ्रेंड्स, विश यू ए वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और इस इंडिपेंडेंस डे पे मैंने कुछ नया करने के लिए सोचा और इसी सोच की वजह से आज मैं आपके सामने एक बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि है नई शिक्षा नीति 2020। वैसे तो आपको इस पे बहुत से वीडियोस मिलेंगे, पर मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में इसको आपके सामने समझाने का प्रयास करूँगी और साथ ही अपनी एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूँगी। ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने CBSE बोर्ड से अपनी पढ़ाई की है और फिर 3 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में मैंने पढ़ा है, जहाँ पे सेमेस्टर सिस्टम भी था और विदाउट सेमेस्टर सिस्टम भी था। मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट्स, प्रिंसिपल्स, हर किसी को जो कि एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, उसे ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को ज़रूर समझना चाहिए। नाउ लेट अस स्टार्ट। अभी क्या हुआ है कि पॉलिसी फ्रेम हो गई है। पॉलिसी बनने के बाद बिल ड्राफ्ट होता है। बिल ड्राफ्ट जब बिल पास हो जाता है तो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं, और रूल्स एंड रेगुलेशंस जब इम्प्लीमेंट हो जाते हैं तब जाके वो सक्सेसफुल होता है। तो डॉक्टर के कस्तूरीरंगन जी की कमेटी ने सबमिट की न्यू ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी 2020, और ये सिर्फ 1-2 दिन में नहीं हुआ है। इसको करने के लिए 1.5-2 साल में उन्होंने काफ़ी लोगों के व्यूज़, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, टीचर्स, स्टूडेंट्स, पंचायत, ग्राम पंचायत, काफ़ी लोगों के व्यूज़ लिए हैं, फिर जाके ये ड्राफ्ट एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है। तो जब इतने लोगों के व्यूज़ होंगे तो ऑब्वियसली उसमें कुछ मेरिट्स होंगे, तभी तो ये आई है ना। मैं एक छोटी सी हिस्ट्री बताना चाहूँगी इस एजुकेशन पॉलिसी की। 1968 में जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी तब ये एजुकेशन पॉलिसी आई थी, और उसके बाद 1986 में राजीव गांधी के टाइम में फिर ये इसमें रिवीजन हुआ, और ऐसे 2-3-4 बार रिविजन्स हुए हैं, छोटे मोटे रिविजन्स हुए हैं। लेकिन इस बार जो हुआ है, लॉट ऑफ मॉडिफिकेशन हुआ है इस पॉलिसी में। ये 34 साल के बाद आई है, इसीलिए इसे नई शिक्षा नीति का नाम दिया जा रहा है, या तीसरी शिक्षा नीति 2020 कहा जा रहा है। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में आया है। नाउ इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं डिस्कस करूँगी, जैसे कि फील्ड ऑफ एजुकेशन। अगर देखा जाए फील्ड ऑफ एजुकेशन में ये बहुत बड़ा बदलाव है और बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हैं, जो कि 21st सेंचुरी का एक बहुत ही अच्छा फाउंडेशन देगा। और इसमें इसको इस तरह से फ्रेम किया गया है कि जो अपकमिंग फ्यूचर में जो स्टूडेंट्स होंगे वो कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं होगा, सबके पास एम्प्लॉयमेंट होगी। क्यों? क्योंकि उनके पास स्किल होगा। अगर आप किसी चीज़ में स्किल हो जाते हैं तो वो आपको फ्यूचर में कोई ना कोई एम्प्लॉयमेंट आपको ज़रूर मिलेगा। इसको मैं आगे विस्तार से आपको अच्छे से समझाऊंगी। और गुड सिस्टम ऑफ इवैल्यूएशन टू स्टूडेंट एंड टीचर मीन्स, इसमें सिर्फ अभी तक क्या होता था कि टीचर्स ही इवैल्यूएट करता था स्टूडेंट को, लेकिन ऐसी कोई पद्धति नहीं थी कि हम टीचर्स का इवैल्यूएशन करें, प्रिंसिपल का इवैल्यूएशन करें, मैनेजर का इवैल्यूएशन करें। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, अब हर कोई हर किसी का असेसमेंट कर पाएगा, और हर किसी के पास ये राइट होगा कि हाँ, अगर टीचर ने पढ़ाया है तो वो अच्छा नहीं पढ़ा रहा है तो स्टूडेंट उसको कम मार्क्स दे सकता है। ये बहुत ही अच्छी सोच आई है कि इवैल्यूएशन की। ऐसा इंडस्ट्रियल में होता है कि वहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनका सबका एग्ज़ाम्स होता है, और इस तरह से वहाँ पे जो लोअर लेवल से लेके हायर लेवल तक सभी के एग्ज़ाम्स होते हैं, उस बेसिस पे उनको इवैल्यूएट किया जाता है। इसे कहते हैं 360 डिग्री, मीन्स पूरा आपका इवैल्यूएशन होना, ओवरऑल इवैल्यूएशन होना, राइट। इससे क्या होगा, जब सबका इवैल्यूएशन होगा तो एक बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर बनेगा हर एस्पेक्ट में,
और इसी के अंतर्गत एक और अच्छी चीज़ है इसमें कि लोकल लैंग्वेजेस विल बी गिवन प्रायोरिटी। लोकल लैंग्वेजेस को प्रायोरिटी दी गई है। मीन्स अभी तक क्या हो रहा था कि हम इंग्लिश को प्रेफरेंस दे रहे थे, पर अब ऐसा नहीं है। लोकल लैंग्वेजेस आने से क्या होगा, जो छोटे बच्चे हैं वो ग्रास्पिंग पावर उनकी अच्छे से बढ़ जाएगी, वो अच्छे से ग्रास्प कर सकेंगे। और मोदी सरकार ने क्या किया है, जो भी हमारी पद्धति थी, हमारी संस्कृति थी, उन सभी चीज़ों को रिजुविनेट कर रहे हैं, उसको फिर से पुनर्जीवित कर रहे हैं वो। जैसे कि योगा जो था ये आज का नहीं है, आज हम सबके बीच में योगा कितना कॉमन सा होने लगा है। सबको पता है कि योगा करने से हम फिट एंड हेल्दी रहते हैं। ये बहुत सालों से चला आ रहा है, लेकिन इसको रिजुविनेट किसने किया है, सबके बीच लाया किसने, मोदी सरकार ने लाया है। उसी चीज़ को लोकल लैंग्वेज भी है। क्या है कि आप देखेंगे बंगाली जो है वो बंगाली बोलना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, पंजाबी अपनी लैंग्वेज को प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिसको हमें बोलने में शर्म महसूस होती है या कुछ लोग नहीं बोलना चाहते, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल भोजपुरी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो छोटे गांव हैं, छोटे कस्बे हैं, विलेजेस हैं, वहाँ पे अगर बच्चे लोकल लैंग्वेजेस में कुछ अच्छा सीख पा रहे हैं तो उस लोकल लैंग्वेज को भी बढ़ावा मिलेगा। फेलिंग प्रोबेबिलिटी डिक्रीजेस सेमेस्टर सिस्टम। मीन्स जो डिसअपॉइंटमेंट था या बच्चे फेल हो रहे थे, वो उनके अंदर एक डिसअपॉइंटमेंट की भावना आ रही थी, वो कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम आएगा। सेमेस्टर सिस्टम में क्या होगा, मैं आगे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि किस तरह से ये हेल्पफुल होने वाला है। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोविज़न, ये भी बहुत ही अच्छा प्रोविज़न है जो आएगा कि आप कभी भी एंट्री ले सकते हो, कभी भी एग्जिट हो सकते हो और उसका आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा। नो नीड टू बी इन वन प्रोफेशन लाइफ टाइम। अभी तक क्या हो रहा था कि हम एक ही प्रोफेशन में अपनी पूरी ज़िंदगी निकालते रहते, लेकिन नहीं, जब आपके पास आप मल्टी टैलेंटेड हो गए तो आप कभी भी कहीं पे भी स्विच ओवर हो सकते हो। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ ओल्ड सिस्टम एंड न्यू सिस्टम। ओल्ड सिस्टम में क्या था, 10+2 जो अभी चल रहा है, 10+2 सिस्टम था। इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही थी, फर्स्ट से लेकर 12 तक बच्चे के ऊपर पूरा फोकस कर रही थी, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, जब सब कुछ बदल रहा है, हम ऑनलाइन स्टडीज़ करने लगे हैं, हमारी टेक्नोलॉजीज़ एडवांस्ड हो रही हैं, हम जो हैं शुरू से ही बच्चा जो है, अब पहले बच्चों को पेंसिल पकड़ना सिखाना पड़ता था, आज के बच्चे ऑटोमेटिक पेंसिल पकड़ लेते हैं। तो अब हम बच्चों को फ्रॉम वेरी बिगनिंग 2.5 साल की उम्र या 3 साल की उम्र से ही उनको अपने सुपरविज़न में लेंगे। मीन्स कि उनकी देखरेख की जो 12 इयर्स थी, उन्होंने 3 इयर्स और इंक्लूड कर लिया है, मीन्स 15 इयर्स कर दिया है। मीन्स 5 + 3 + 3 + 4 मीन्स टोटल अगर आप जोड़ेंगे 5, 3 + 3 + 4 को तो 15 इयर्स हो रहे हैं। इस 15 इयर्स में फर्स्ट 5 इयर्स का मतलब है कि 5 इयर्स प्ले वे, नर्सरी, केजी, फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट। इस 5 इयर्स में बच्चों को खेल खेल में उनके मोटर स्किल्स को और स्ट्रॉन्ग बनाया जाएगा, क्योंकि ये टाइम जो होता है बहुत ही क्रूशियल होता है बच्चों का। और आपको पता है कि 8 साल की उम्र तक बच्चों में काफ़ी माइंड डेवलपमेंट हो जाता है, इसीलिए ये 5 साल को इम्पोर्टेंस खेल खेल में बच्चे बहुत कुछ सीख लेंगे, उन पर एग्ज़ाम का कोई बर्डन नहीं होगा। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोविज़न है इस नई सिस्टम में जो आएगा। फिर नेक्स्ट 3 इयर्स है। नेक्स्ट 3 इयर्स में क्या है, प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द लोकल लैंग्वेजेस। जैसा कि मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि लोकल लैंग्वेजेस आने से या रीजनल लैंग्वेजेस आएंगे तो उसका क्या बेनिफिट होगा। अब कुछ लोग की क्वेरीज ये आ रही है कि मान लीजिए दिल्ली जैसा स्टेट है, दिल्ली जैसे स्टेट में जहाँ डिफरेंट रीजन्स के लोग रहते हैं, तो वहाँ पे कैसे एग्जीक्यूट होगा ये। तो वहाँ पे मोस्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा, जैसे कि हिंदी वहाँ ज़्यादा प्रेफरेबल है तो फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा हिंदी को।
अब दूसरी बात ये आती है, जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कि जब मैं सीबीएसई बोर्ड से जब मैंने 12th तक किया, तो हमारे स्कूल में केरल के टीचर्स थे। तो वो टीचर्स जो थे मलयालम सिखाते थे बच्चों को। तो सारे बच्चे तो इंटरेस्टेड नहीं होंगे, कुछ ही बच्चे होंगे जो बच्चे इंटरेस्टेड होते थे। उनके लिए अलग से 8 to 9 क्लासेस, मतलब 0 आवर क्लास कह सकते हैं उसको, इनिशियल में लगती थी, और जो बच्चे इंटरेस्टेड होते थे वो सीखते थे। तो मैंने भी सीखा। अब उसका बेनिफिट फ्यूचर में ज़रूर मिलता है, कहीं ना कहीं आप थोड़ा बहुत सीख लेते हो, बोलने में कॉन्फिडेंस आता है, प्लस आगे भी आपको बहुत फ्रूटफुल होता है। जितनी लैंग्वेज आप जानोगे उतना फ्रूटफुल होता है। अब नेक्स्ट 3 years 5 + 3 हो गया, +3। अब ये कौन सा होगा, 6, 7, 8। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेज है चिल्ड्रन के, क्योंकि इस समय बच्चा काफ़ी कुछ समझ सकता है, समझने लग जाता है। तो यहाँ पे एक और इनिशिएटिव लिया गया कि कंप्यूटर कोडिंग सिखाना बच्चों को, जैसे कि चाइना में होता आया है कि चाइना में कंप्यूटर बच्चे इतना ज़्यादा कुछ ऐप्स बना रहे हैं मोबाइल से, ये वो। तो ये सब चीज़ें, ऐप डेवलपमेंट स्किल आएगी, तो इससे क्या होगा, बच्चे के अंदर कुछ एक्स्ट्रा इनहेरिट होगा। वोकेशनल ट्रेनिंग की एक बहुत अच्छी वो है। वोकेशनल ट्रेनिंग मतलब इंटर्नशिप दी जाएगी बच्चों को, मींस जिसको जिसमें इंटरेस्ट होगा। मान लीजिए कि किसी बच्चे को कुकरी बेकरी में है, किसी को फैशन डिज़ाइनिंग में है, किसी को पेंटिंग में है, तो वो बच्चा इंटर्नशिप करके 6 months की या 2 months की, जो भी पैटर्न आएगा उसमें वो अच्छा हो जाएगा, राइट। और मैथ, साइंस, आर्ट ये सब सब्जेक्टों से पढ़ने ही होंगे, लेकिन उसके पास एडिशनल स्किल आ जाएगा इसके साथ। मान लीजिए किसी को सिलाई, किसी को कढ़ाई, किसी को बुनाई, मतलब किसी को ब्यूटी, किसी को फैशन, तो इस तरह का स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ स्किल डेवलप्ड हो जाएगा तो वो फ्यूचर में कोई कुछ भी अपना प्रोफेशन खोल सकता है, कुछ भी बिजनेस कर सकता है, कहीं पे भी अडॉप्ट हो सकता है वो। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट 6, 7, 8 हो गया आपका। अब आएगा नेक्स्ट 4 years, 5 + 3 + 3 + 4, 4। ये 4 जो होगा आपका 9, 10, 11, 12, राइट। ये बच्चे के ऊपर जो है इस टाइम में बहुत प्रेशर रहता है, क्योंकि इस टाइम में हर पेरेंट्स कहना शुरू कर देते हैं अब तुम 9th में आ गए हो, अब तुम 10th में आ गए हो, स्टडीज़ पे ध्यान दो, तुम्हें अब अपना कैरियर देखना है। तो बच्चों के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर तो रहता है। तो यहाँ पे आपको बुक बर्डन अब कम हो जाएगा और आपको वाइड थॉट की आज़ादी होगी। आप जो सोच सकते हो, जैसा सोच सकते हो, वो रटन टू विद्या वाली जो कहानी थी वो थोड़ी कम हो जाएगी और आप अपने आप को अच्छा प्रेजेंट कर सकोगे। और एक और चीज़ यहाँ पे नो स्ट्रीम सिस्टम होगा, मीन्स जो बायो, मैथ्स, कॉमर्स, ये भी था कि मैथ्स वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस अच्छा देखा जाता था कि हाँ ये बच्चा आईआईटी में जाएगा, बायो वालों को थोड़ा कम आंका जाता है, कॉमर्स वालों को उससे कम। लेकिन अब ये स्ट्रीम सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा, कोई बवाल ही नहीं रहेगा इस टाइप का। मीन्स आपको पूरी आज़ादी होगी, वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स चूजिंग क्राइटेरिया की, कि आप जब चाहें, जहाँ चाहें, जिस तरह से चाहें, जो सब्जेक्ट, हिस्ट्री आपको पसंद है आप हिस्ट्री पढ़ो, आपको ज्योग्राफी पसंद है ज्योग्राफी पढ़ो, लिटरेचर पसंद है लिटरेचर पढ़ो। उसमें अगर आपका इंटरेस्ट जिसमें होगा तो आप परफॉर्म भी उतना ही अच्छा करोगे, अगर आप अपने मनपसंद सब्जेक्ट्स लोगे तो, ठीक है। और एक और अच्छा प्रोविज़न है इसमें फॉरेन लैंग्वेज की। अगर आपने फ्रेंच सीखा है, जर्मन सीखा है, डच सीखा है, कोई भी लैंग्वेज एक्स्ट्रा सीखी है, तो आपको अब्रॉड में जॉब मिलने की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी। इसके साथ साथ इंडिया में भी आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी। वैसे भी अब सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो इसमें आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़नी ही बढ़नी है। और 11, 12 में ऐसा
भी है कि सेमेस्टर सिस्टम आ जाएगा। सेमेस्टर सिस्टम मतलब कि अब आपको एक साथ पूरे कोर्स पढ़ने होते थे, तो आपके ऊपर बहुत बर्डन होता था, क्योंकि साल में एक ही बार एग्ज़ाम होता था। अब क्या है कि 2 बार में, जैसे प्री बोर्ड बोर्ड होता था, उसी तरह से 2 पार्ट में डिवाइड होकर के एग्ज़ाम्स होंगे। इसमें आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, जब कम कोर्स होंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन यहाँ पे ये भी है, कभी कभी क्या होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में मान लीजिए आपकी तबीयत ख़राब हो गई, आप नहीं अच्छा परफॉर्म कर, तो सेकेंड सेमेस्टर में आप वो कोप अप कर सकते हो, वो पूरा मार्क्स अच्छे से ला सकते हो आप। ये 2 टाइम जस्ट लाइक प्रोफेशनल डिग्री की तरह। प्रोफेशनल डिग्री में भी सेमेस्टर सिस्टम होते हैं, ये है कि आप और निरंतर पढ़ते भी रहोगे, ये भी एक बेनिफिट है। और बुक का कोई बर्डन नहीं होगा, मीन्स इतनी बुक्स जो पढ़नी पड़ती हैं वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। ये पूरा था आपका 5+3+3+4। मुझे लगता है ये आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ कमिंग टू द ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन में जैसे कि मैंने कहा था, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोविज़न। अब मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोविज़न का क्या मतलब है कि आप जब चाहो तब एंट्री ले सकते हो और जब चाहो तब एग्जिट कर सकते हो। फर्स्ट ईयर अगर आपने कंप्लीट किया है तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर कंप्लीट किया है तो डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर कंप्लीट किया है बैचलर्स की डिग्री मिलेगी, और फोर्थ ईयर कंप्लीट किया है तो रिसर्च की आपको डिग्री मिलेगी, राइट। लेकिन आपको 1 ईयर एटलीस्ट कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं है कि आप 1 मंथ या 6 मंथ्स कंप्लीट किए और सोचोगे कि आपको सर्टिफिकेट मिल जाए। नो, एटलीस्ट आपको 1 ईयर पूरा कंप्लीट करना है तो आपको सर्टिफिकेट। ये बहुत ही बेनिफिशियल है, इसलिए बेनिफिशियल है, गर्ल्स के साथ तो ऐसी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि मैंने अपने काफ़ी फ्रेंड्स को देखा है कि उनकी मैरिज अर्ली मैरिज क्या, BSc में मैरिज हो गई, 2 साल का कोर्स 2 ईयर कंप्लीट किया और थर्ड ईयर में फिर उन्हें एग्जिट होना पड़ा। तो इस तरह से उनका पूरा स्पॉइल हो गया। तो अब ये स्पॉइल नहीं होगा, अब आपने 2 ईयर कंप्लीट किया है तो आपको डिप्लोमा दे दिया जाएगा। फिर आपने मान लीजिए फिर एंट्री की, 2 साल बाद आप थोड़ा रिलैक्स हुए, फिर आपका मन किया कि हम पढ़ाई करके हमारे पास एक डिग्री हो, तो आपने फिर थर्ड ईयर में ज्वाइन किया और फिर पढ़ाई की और एग्ज़ाम दिया तो आपको बैचलर्स की डिग्री मिल जाएगी। और ये सही में फ्रूटफुल उन लोगों के लिए भी है जो प्रोफेशन में है। मीन्स अगर आप किसी आपकी जॉब लग गई, आपने जॉब की तरह स्विच हो गए आप, लेकिन जॉब में क्या है कि हाँ, कभी कभी एक क्राइटेरिया मांगा जाता है कि आपका प्रमोशन तभी होगा जब आपके पास बैचलर्स डिग्री है या PhD की डिग्री है, तो आपको अच्छा प्रमोशन, अच्छा पैकेज मिलेगा। तो इस केस में आप फिर से ज्वाइन कर सकते हैं और बैचलर्स की डिग्री या रिसर्च की डिग्री लेकर के फिर से आप अपना प्रमोशन भी ले सकते हैं। ये बहुत ही मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट का बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। अब वो जो BA, BCom, BSc का जो वो प्रोविज़न था, जब आप वाइड सब्जेक्ट लोगे, वाइड सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो इसमें BA जैसी और BSc जैसी साइंस जैसा कोई डिवीज़न नहीं होगा, तो ये ख़त्म कर दिया गया। MPhil को भी ख़त्म कर दिया गया और PhD अब 4 इयर्स की होगी। नाउ मेरिट्स ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इतना कुछ मैंने बताया, अभी तक मैंने मेरिट ही बताए। तो मेरिट्स हैं, जब 34 साल बाद आ रहा है, इतना थॉट किया गया है, ISRO की साइंटिस्ट की कमेटी के सुपरविज़न में ये हुआ है, तो ऑब्वियसली लॉट ऑफ मेरिट्स तो होने ही हैं। एक तो सबसे पहले कि जो बुक का बर्डन है बच्चों पे से वो कम होगा। दूसरी पॉइंट, GDP 6% तक एजुकेशन में करने के लिए बात कही गई है, ये पहले भी कही गई है, लेकिन अब देखना ये है कि कितना इम्प्लीमेंट हो पाता है और कितना इस पे फंड रिलीज़ हो पाता है। न्यू एजुकेशन प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू स्टूडेंट्स। ऑफ कोर्स, जब एक बच्चे के अंदर अच्छी स्किल होगी, अच्छी थॉट होगी, तो एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, अनएम्प्लॉयड की बात ही नहीं है। अगर उसने अगर उसने ब्यूटिशियन सीखा है तो अपकमिंग फ्यूचर में वो पार्लर खोल सकती है, उसके पास सर्टिफिकेट है तो वो खोल सकता है, जो भी है, राइट। तो इसलिए वो फ्यूचर पर्सपेक्टिव को जो देख के बनाया गया है एकदम सही है।
और एक और अच्छी बात है कि आंगनवाड़ी में मिड डे मील मिलती थी बच्चों को, अब ब्रेकफास्ट भी मिला करेगा, ये है। और स्कूल फीस जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो मनमानी ढंग से अपनी फीसें बढ़ाए जाते हैं बहुत से, तो अब उसकी एक मैक्सिमम लिमिट होगी कि आप इतनी ही फीस ले सकते हैं, उससे अधिक नहीं ले सकते हैं, तो वो आपका सर्टेन लिमिट तक हो जाएगा। पॉसिबिलिटी ऑफ ओपनिंग ओवरसीज़ यूनिवर्सिटीज़ इन इंडिया, ओनली टॉप यूनिवर्सिटीज़, ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रोविज़न है, अभी तक नहीं था। पहले भी सरकारों ने ये कोशिश की है लेकिन नहीं हो पाया, लेकिन अब टॉप ये नहीं है कि कोई भी यूनिवर्सिटी आई और खोल दिया अपना, ऐसा नहीं है। टॉप यूनिवर्सिटीज़ कैम्ब्रिज हो गई, जो भी हैं ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटीज़, अच्छी टॉप 100 या 50 यूनिवर्सिटीज़ को ही यहाँ पे आने की मंजूरी मिलेगी। जैसे कि बताया रिजुविनेशन का पीरियड चल रहा है, ये जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जैसे कि संस्कृत है, आर्ट्स है, लिटरेचर है, म्यूज़िक है, ह्यूमैनिटीज़ है, जितने भी सब्जेक्ट हैं ऑल सब्जेक्ट्स को प्रेफरेंस दिया जाएगा। If we talk overall, then if it is implemented, this visionary document is fruitful for the betterment of nation. Alright? Now, अब मैं इसके थोड़े से डिमेरिट्स भी आपको बताना चाहूँगी। इसमें कुछ डिमेरिट्स हैं, जैसे कि प्राइवेटाइजेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू प्राइवेटाइजेशन मीन्स कि अगर सरकार ने गवर्नमेंट चीज़ों को ज़्यादा इम्फेसिस दिया होता, तो अगर गवर्नमेंट स्कूल्स ज़्यादा अच्छे होंगे तो कोई क्यों ज़्यादा महंगे स्कूल, प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को भेजना चाहेगा, नहीं भेजना चाहेगा। लेकिन यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। इंग्लिश विल बी जस्ट अ सब्जेक्ट। अब इंग्लिश का जो एक हवा बना हुआ था कि हर किसी को इंग्लिश आनी चाहिए, ये वो, तो वो रहेगा, लेकिन अब इंग्लिश भी उसी कैटेगरी में आ गया है जिस कैटेगरी में सारे सब्जेक्ट्स होते थे। तो और नेक्स्ट ये है कि इसमें बहुत सी रेगुलेटरीज बॉडीज़ होंगी, जैसे कि NCERT हो गया, NAC हो गया, AAC, UGC, HECI, NHERC, GEC, HEGC, NAC टीम, ये सारी इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगी कि आपस में इनके फंक्शंस अभी स्टिल नहीं क्लियर हैं। एक बार जब ये इम्प्लीमेंटेड हो जाएगा, एग्जीक्यूटेड हो जाएगा, तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ये सब देखने के बाद ही इस पर विचार विमर्श होगा। और इतनी ढेर सारी फंडिंग आएगी कहाँ से? वेयर ऑल फंडिंग्स विल कम? द मेन क्वेश्चन इज दिस, क्योंकि स्टूडेंट्स और टीचर्स का रेशियो जो है इम्प्रपोर्शनेट है, स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं, टीचर कम हैं, तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो थोड़ी थॉटफुल हैं, लेकिन स्टिल आई से ए पॉजिटिव व्यू फॉर न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और होपफुली ये 2021 या 22 में इम्प्लीमेंटेड हो जाएगा। इट्स ऑल अबाउट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।